हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट में आज का टॉपिक है बच्चों गाउस का प्रमेय, या जिसे गाउस थ्योरम के नाम से जानते हैं। किसी बुक में गास का प्रमेय लिखा रहेगा, किसी बुक में गाउस का प्रमेय। तो आप परेशान मत होना, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में डाउट हो जाता है कि हमारे बुक में कुछ दूसरा शब्द लिखा है, आप कुछ दूसरा बता रहे हैं। तो यहां से आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर रहना चाहिए। तो आज आप लोग सीखने वाले हैं गाउस का प्रमेय या गाउस थ्योरम। अंत तक देखिएगा बच्चों, तभी कुछ चीजें आपको क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, क्योंकि शब्द बड़ा अटपटा है। कार्ल फ्रेडरिच गाउस, ठीक है, ये उनका नाम था जिनके द्वारा गाउस के नियम का प्रतिपादन किया गया। इनके नाम के ही आधार पर प्रमेय का नाम है गाउस का थ्योरम, है ना, इन्हीं गाउस का प्रमेय। तो गाउस प्रमेय या गास प्रमेय किसने प्रतिपादित किया? कार्ल फ्रेडरिच गाउस ने। इन्होंने किसके बारे में संबंध प्रदर्शित किया, ये चीज समझना है ना। तो कार्ल फ्रेडरिच गाउस ने एक आवेश ले लिया बच्चों। क्या? किसी आवेश, मतलब कोई आवेश है, कोई भी आवेश ले लिया, किसी भी आवेश को, ठीक है, एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में संबंध स्थापित किया। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है, लोगों से नहीं बनता है कि जो गाउस का प्रमेय है किसके किसके बीच संबंध है। तो एक आवेश के बीच संबंध है, आवेश, और एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बीच में संबंध स्थापित किया गया। यानी जो हमारे कार्ल फ्रेडरिच गाउस साहब थे, इन्होंने एक आवेश लिया और किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बीच एक संबंध स्थापित किया, और उसी संबंध को हम बोलते हैं गाउस का प्रमेय, अर्थात गाउस थ्योरम। ठीक है, तो गाउस थ्योरम है क्या कि एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि बंद पृष्ठ से ही आधारित है। बंद पृष्ठ यदि नहीं रहेगा तो भैया गाउस का प्रमेय वहां पे नहीं लगेगा। तो एक हम बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, हम अपने से बंद पृष्ठ ले लिए, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब ये वैद्युत फ्लक्स मान के चलता हूं कि यहां पर एक मध्य बिंदु, एक केंद्र बिंदु O है, यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, और जब आवेश रखेंगे बच्चों तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत बाहर की ओर चलेंगी, बिल्कुल लंबवत बाहर की ओर चलेंगी, कहीं भी लोगे लंबवत बाहर की ओर चलेंगी। और इसकी त्रिज्या मैं मान के चलता हूं स्मॉल r है। क्या है? स्मॉल r है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, जब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं बच्चों तो फाई ई की बात करते हैं, ठीक है। ये संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। यहां पर देखिए उसके अंदर उपस्थित आवेश का, ये आवेश है ना, ये आवेश है, इसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इक्वल हो जाएगा Q/ε0। यही आपका गाउस का प्रमेय है। इसको हम प्रूव करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, धीरे धीरे करके। गाउस साहब ने क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स फाई ई संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है। अल्पांश के लिए हम डी फाई का प्रयोग करते हैं, एक अल्प पृष्ठ के लिए डी फाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन संपूर्ण की बात कर दी गई तो इसी का हम यदि समाकलन करके संपूर्ण की बात कर देंगे तो ये फाई ई कहला जाएगा, क्योंकि संपूर्ण की बात की जा रही है। अल्पांश के लिए हम डी फाई की बात करते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक अल्प अवयव है, यहां पे मान लेते हैं, तो यहां पर एक अल्प, एक छोटा सा क्षेत्र है, क्षेत्र सदिश मान लो इधर ही होगा ds। तो इसके लिए यहां से कुल कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है उसकी संख्या आपको वैद्युत फ्लक्स तो डी फाई। लेकिन जब संपूर्ण की बात करते हैं तो समाकलन किया जाता है। वैसे भी किसी भी एरिया का क्षेत्रफल मान लो निकालना है, यदि छोटे से क्षेत्र का मान दिया है उसका समाकलन लगा देते हैं तो बड़े से एरिया का मान निकल कर आ जाता है। चीजें क्लियर बच्चों? यहां तक कंप्लीट है। गाउस ने क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ये संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, ये अल्प के लिए संपूर्ण है, उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसकी हम पृष्ठभूमि लेकर चलेंगे, पूरा क्रम से लेकर चलेंगे, आप निश्चिंत होकर यहां पर देखते बस रहें, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से डायग्राम बना लूं बच्चों, क्योंकि मैं यहां पे एक, मान लीजिए एक गोलीय पृष्ठ ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा। यहां पर मैंने कहा कि केंद्र बिंदु O है, यहां पर Q आवेश रखा हुआ है।
अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की यदि बात की जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से बाहर की ओर लंबवत ही चलेंगी। विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा हो गई। यहां पर मैं एक अल्पांश की कल्पना करता हूं, एक अल्प अवयव है, और जब भी मैं बात करूं कि किसी भी एरिया का क्षेत्र सदिश, एरिया वेक्टर, वो भी बाहर की ओर एकदम लंबवत होता है। इसकी त्रिज्या की यदि बात करें तो त्रिज्या हम मान के चलते हैं कि स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर है। यदि हम यहां से बात करेंगे तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा, ये भी आपका स्मॉल आर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बंद पृष्ठ की यदि त्रिज्या आर है तो हर जगह उसकी त्रिज्या आर ही रहेगी। फिलहाल इतना क्लियर बच्चों। अब यहां पर थोड़ा सा मैंने क्या क्या माना कि माना मेरे पास एक क्या है, एक बंद पृष्ठ है, यानी आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र ओ है, सही है कि नहीं, और इस पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तब यदि हम बात करें कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल कर आती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। अब कहोगे सर ये विद्युत क्षेत्र क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जिससे मैं कहता हूं कि इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। अब यहां से इसकी दूरी r है, तो किसी आवेश से r दूरी पर, किसी आवेश से r दूरी पर कितनी तीव्रता होती है, तो वो होता है बच्चों E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ये तीव्रता होती है। अब आप लोगों के मन में तो क्वेश्चन बनेगा ही कि सर हम तीव्रता क्यों ले रहे हैं, क्या जरूरत है। तो देखो बच्चों, शॉर्टकट में यदि आपसे मैं कहूं कि मान लीजिए इस एक छोटे से क्षेत्र का मैं क्या निकालना चाहता हूं, वैद्युत फ्लक्स, तो अल्पांश के लिए डी फाई, तो इसका फार्मूला होता है बच्चों वेक्टर फॉर्म में E डॉट ds, ये फार्मूला होता है E डॉट ds। अब कहोगे सर ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला कहां से आया, तो बच्चों इसके पहले जस्ट हमने लेक्चर में कराया था कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स आपको वहां से सीखना है, ठीक है। अब आप कहोगे, आपके मन में कई सारे क्वेश्चन होंगे कि वैद्युत फ्लक्स ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गाउस साहब थे, यानी कार्ल फ्रेडरिच गाउस साहब, जिन्होंने आवेश और वैद्युत फ्लक्स के ही बीच तो संबंध स्थापित किया। तो हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो वैद्युत फ्लक्स में हमें क्या चाहिए, तीव्रता चाहिए, तो ये हमने तीव्रता निकाल ली। तो हमने कहा कि माना आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, और उसके पृष्ठ पर बिंदु P है, तो बिंदु P पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर हो गया। बंद पृष्ठ क्यों हमने बनाया था, क्योंकि गाउस का प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं, और गाउस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के लिए ही होता है, इसलिए बंद पृष्ठ हमने बनाया। अब इस पर आवेश रखा, तो आवेश की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर जाएगी, प्लस क्यू आवेश है बच्चों, तो यहां पर तीव्रता हो गई, एक अल्पांश हमने कल्पना कर ली थी। इस अल्पांश के कारण जो आपका डी फाई होगा E इंटू ds होगा, तो E की जरूरत पड़ गई, इसलिए हमने कहा कि यहां से कि आवेश से r दूरी पर, क्योंकि पृष्ठ पर है तो पृष्ठ की दूरी r है, तो O से r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो यहां पर हमने जो स्टार्टिंग में परिभाषा लिखी थी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जो कि इतना होता है। हमने कहा कि माना कोई बिंदु O है, किसी गोले के केंद्र पर रखा है, चलो ठीक है, हमारा एक गोला है, यानी बंद पृष्ठ है, एक गोला है, इसके केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है, तो गोले की त्रिज्या r है, ये भी हमने मान लिया। तब हम आपसे कह दें कि तब गोले के पृष्ठ पर बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, तो आप कहोगे सर E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, जो कि ये मैंने लिख दिया कि भाई साहब आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो R दूरी पर बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितनी होती है, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि भाई साहब मुझे जब वैद्युत फ्लक्स निकालनी होगी वहां पे तीव्रता की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आपसे कह दें कि हम मान लीजिए ये गोले के पृष्ठ पर, ये बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा मैं लिखता हूं, बाकी पूरा लिखा हुआ है, बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश यानी अल्प अवयव, एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं, और जब कल्पना करते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं उससे भी होकर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं की कुल संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखा की कुल संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तब इससे गुजरने वाला आपका
वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई ई होगा, डी फाई ई होगा, जिसका फार्मूला क्या होता बच्चों, ई डॉट डी एस, ये हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मेरा बच्चों एक छोटा सा एरिया है, एक छोटा सा एरिया मैं कल्पना कर लिया, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर भी इसी दिशा पे, तीव्रता भी इसी दिशा पे, तो दोनों के बीच कोण कितना बनेगा बताओ जरा। तो दोनों के बीच, जब दोनों एक ही डायरेक्शन पे हो तो दोनों के बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री। अब आप यहां पर डी फाई इक्वल लिखेंगे कि ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए का मतलब है ई, बी का मतलब है डी एस, और थीटा मतलब दोनों के बीच कोण, तो 0 डिग्री, क्योंकि तीव्रता भी उसी दिशा में और एरिया वेक्टर यानी क्षेत्र सदिश भी उसी दिशा में, तो यहां पर हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, थीटा के जगह 0 डिग्री। तो डी फाई ई इक्वल यदि आपसे कोई बोलेगा तो आप कहोगे सर ई डी एस आएगा। क्यों, क्योंकि cos 0 का मान, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो सबको पता है कि बिल्कुल सही है सर। तो समीकरण 1 से मान रख दूं, समीकरण 1 से यदि मान रख दूं, समीकरण 1 से, तो कितना निकल कर आ जाएगा डी फाई ई का मान। तो कहोगे सर ई का मान आप सिंपल रख दो 1/4πε0 Q/r², और ये ds है तो ds रहने दो, इसको समीकरण 2 दे दो। कितना आसान है कि मैंने कहा बच्चों की एक अल्पांश ds की कल्पना कर ली, तब अल्पांश से जितना भी वैद्युत फ्लक्स होगा तो पहले इसको डॉट प्रोडक्ट लगाओ, और जैसे ही डॉट हटाओगे तो ये ई डी एस कॉस थीटा में हो जाएगा, जहां पे थीटा बराबर 0 डिग्री। जब 0 डिग्री रखेंगे बच्चों तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कॉस 0 डिग्री बराबर आपका हो गया 1, तो ये ई डी एस हो गया। ई का मान रख दिया, ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², ds समीकरण 2 हो गया। ये क्या निकल कर आया, एक अल्पांश का मतलब, एक मैंने बंद पृष्ठ तो कल्पना कर ली थी, एक बंद पृष्ठ तो कल्पना कर ली थी, और उसके ही अंदर एक अल्पांश की कल्पना कर ली, तो अल्पांश से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है वो मेरे पास निकल कर आ गया है। अब मुझे निकालना है संपूर्ण का, तो संपूर्ण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, समाकलन। आपको पहले से भी मैंने बताया कि यदि गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, भाई एक गोले के पृष्ठ के एक अल्प भाग से हमने निकाला, अभी एक छोटा सा भाग है, ये जो ds वाला भाग है वो छोटा सा भाग है, एक छोटे से एरिया का वैद्युत फ्लक्स निकला है। ये वैद्युत फ्लक्स है क्या, कि आवेश से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, ये आपका क्या कहलाता बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो मैंने कहा कि एक अल्पांश का निकल कर आ गया, मुझे संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो ये मैंने समाकलन कर दिया समीकरण 2 में। समाकलन करूंगा तो देखिएगा संपूर्ण के लिए ना लिखने को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दूंगा, परेशान मत होना। संपूर्ण पृष्ठ के लिए समझाना जरूरी है बच्चों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। संपूर्ण के लिए तो यहां पर ये पूरा गोला बना दिया, डी फाई ई, ये संपूर्ण के लिए करूंगा बच्चों, मतलब ये संपूर्ण के लिए है, तो डी फाई का मान कितना, 1/4πε0 Q/r², ये ds हो गया। वेक्टर हटा दो, वेक्टर हटा दो। अब आप कहोगे कि सर इसका समाकलन, एक का समाकलन फाई ई होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बच्चों मैं यहां पे एक सूत्र लिखता हूं, जैसे मान लीजिए एक का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, एक का समाकलन y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा, एक का रिस्पेक्ट z के समाकलन में z हो जाएगा। तो यहाँ पर एक का समाकलन फाई के रिस्पेक्ट में फाई ई हो जाएगा, फाई ई है तो फाई ई हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, जो कांस्टेंट है जैसे 1/4πε0 Q/r² बाहर ले लो, ये आपका अल्प क्षेत्र है बच्चों, ds एक छोटे से एरिया का क्षेत्रफल है। तो संपूर्ण के लिए हमने कहा ये गोला है, और ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा बताओ, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है कि क्या है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई ये पूरा गोला है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई ये ds जो एक अल्प पृष्ठ है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ की यदि बात करें तो यहां पर थोड़ा देखिएगा, समझा रहा हूं मैं आपको, जो संपूर्ण पृष्ठ की
ये ds बस अल्प पृष्ठ होता, फिर से वेक्टर लग गया, वेक्टर नहीं लगाना है। लेकिन समाकलन लगा है मतलब संपूर्ण पृष्ठ, यानी इसको मैं कह सकता हूं कि 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों सर? ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, सही है कि नहीं? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा? फाई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और यहां पर रख दो 4 पाई आर स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं? बताओ, यही गॉस थ्योरम है, यही गॉस थ्योरम है। समझ में आया कि नहीं? तो देखो मैंने कहा कि संपूर्ण के लिए मैंने समाकलन लगा दिया, और समाकलन लगा दिया तो डी फाई ई का फाई ई हो गया, कांस्टेंट बाहर ले लिया। अब ये जो ds है वो एक छोटे से एरिया का क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये जो संपूर्ण यानी पूरा समाकलन लग गया, ds एक अल्प पृष्ठ का है, मतलब एक छोटे से भाग का है, लेकिन वहीं पे जब समाकलन लग गया तो संपूर्ण पृष्ठ का हो गया। 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे मान रख देंगे, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो बच्चा फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस थ्योरम है, यही गाउस का प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसके बाद भी यदि कई सारे आवेश हो, कहने का मतलब स्थितियां भी हैं कि यदि कई सारे आवेश हो बंद पृष्ठ के अंदर, एग्जाम में यहीं तक आता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा लिखने कुछ नहीं आता, लेकिन बोला गया कई सारे आवेश है, तो Q की जगह हम लिखते Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब कई सारे आवेश है, समीशन लिख के Q ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कहने का मतलब बंद पृष्ठ के अंदर कई सारे आवेश है, तो Q की जगह Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, बहुत सारे, तो समीशन का मतलब होता है पूरा का योग, जो भी आवेश हो जाता, ठीक है? तो ध्यान रखें पृष्ठ के अंदर ये आवेश कहीं भी उपस्थित हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो, यदि बाहर होगा तो अंदर तो कुछ भी नहीं होगा, तो अंदर का आवेश क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कि मान के चलता हूं कि ये जो मैंने आपका बंद पृष्ठ लिया था, ये बंद पृष्ठ लिया था, ये आवेश बाहर होता तो फिर यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं निकलती, सही है कि नहीं? तो यदि बाहर आवेश होता तो अंदर आवेश होता, नहीं तो अंदर आवेश जीरो हो जाता। इस कंडीशन में जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता वो जीरो आ जाता बच्चों, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं, ये कंडीशन है। यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं लिखना है तो ना लिखे तो भी चले, क्योंकि एग्जाम में आपका ऊपर तक ही बताया मैंने। तीसरा कंडीशन ये भी है कि यदि कुछ आवेश बंद पृष्ठ के अंदर और कुछ आवेश बाहर है, यदि अंदर है बच्चों तो उसके लिए मैं मान के चलता हूं कि Q1 आवेश अंदर है, यहां पे मैं मान के चलता हूं Q1 अंदर है और Q2 बाहर है, तो इसके कारण कोई भी मान परिवर्तन नहीं होगा, केवल इसके कारण होगा। तो केवल और केवल अंदर वाले से वो प्रभावित होगा, बाहर वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि Q1 आवेश बंद पृष्ठ के अंदर है, Q2 आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अंदर वाले आवेश पर निर्भर करेगा, बाहर वाले आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। ये नोट डाउन कर लेना। यानी मैंने ये कहा कि एक बंद पृष्ठ है और आवेश अंदर भी और बाहर भी है, तो किस मान पर वो वैद्युत फ्लक्स निर्भर करेगा? केवल अंदर के आवेश का, ठीक है? इसी के साथ साथ एक आप परिभाषा भी याद कर लें, गाउसीय पृष्ठ किसे कहते हैं? जो गाउस के नियम के आधारित है ना। गाउसी पृष्ठ वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जो गाउस प्रमेय का उपयोग करने के लिए किसी भी आयतन के परिबद्ध करते हुए खींचा जाता है, या किसी भी आकार का हो सकता है। कहने का मतलब कोई भी आकार हो, जरूरी नहीं रहता कि केवल गोला ही आकार हो, एक बेलन के आकार का भी हम लेंगे तो भी वो गाउसी पृष्ठ होगा, ठीक है बच्चों? ध्यान रखिएगा, एक गोले का आकार लिया हमने, एक वृत्त का आकार लेते तो वृत्त में तो है ना एक बंद पृष्ठ हो जाता, लेकिन यदि बेलन भी ले लिए तो भी वो गाउसीय पृष्ठ के लिए ही काम करेगा। तो ये आज का हमारा गाउस का प्रमेय कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी और आप लोग सीख भी गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। यदि इसका आपको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। नोट्स लेना है तो ले सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इस पर आप कांटेक्ट करें। छोटा सा अमाउंट लिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? समय दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने का। चलो आगे बढ़ाते हैं। कंडीशन एग्जाम में लिखने को कभी नहीं आता है, इसलिए परेशान कभी नहीं होना। कंडीशन कभी नहीं पूछा गया बच्चों, लेकिन 3 कंडीशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।